नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बेटे बहू ने बूढ़ी माँ को रोटी के एक एक टुकड़े को तरसाया तो माँ ने किया कुछ ऐसा। गंगा जी अपने घर में बने हुए स्टोर रूम में टूटी सी खाट पर निढाल सी अवस्था में पड़ी हुई थी। उनको उनकी ही बहू ने स्टोर रूम में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था और सुबह से कुछ खाने को भी नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद जब उनकी बहू ने दरवाज़ा खोला तो गंगा जी अपनी बहू के हाथ जोड़कर बोली, बहू, इस पापी पेट में बहुत तेज भूख लग रही है, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ नहीं तो रात की बची हुई रोटियां ही दे दो। पता नहीं बहू को कैसे अपनी बूढ़ी सास पर तरस आ गया और रात की बची हुई 2 बासी रोटी और रात की बची हुई थोड़ी सी सूखी सब्जी प्लास्टिक की एक प्लेट में पटकते हुए बोली, ले बुढ़िया, ठूस ले, पूरे दिन बस खाट पर पड़ी पड़ी खाने को मांगती रहती है। जैसे ही गंगा जी उस थाली को हाथ में उठाती हैं तो देखती हैं थाली में 2 रोटी और रात की सूखी सब्जी थी। तभी गंगा जी अपनी बहू से बड़ी ही डहरी सहमी आवाज में बोली, बहू, तू तो जानती ही है मेरे दांतों से सूखी रोटी चबाई नहीं जाएगी। अगर हो सके तो थोड़ी सी पतली सब्जी दे देती तो मैं उसमें डुबोकर आराम से खा लेती। बूढ़ी सास का इतना सा कहना था कि बहू झल्ला कर बोली, बुढ़िया, मैं क्या तेरी कोई नौकरानी हूँ? एक तो दिन भर काम करते करते मैं थक जाती हूँ और तुझे क्या लगता है अब मैं तेरे लिए पकवान बनाऊंगी? अगर खाना है तो खा, वरना मर जा कहीं जाकर। और उनकी बहू उनको खाट पर धक्का देते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गंगा जी की आंखों में आंसू झरने की तरह बह निकले। चुपचाप पास में रखे हुए पानी के लोटे को उठाती हैं और दोनों रोटियों को पानी में भिगो देती हैं और जब रोटी अच्छी तरह से भीग जाती है तो गंगा जी रोटी आराम से खा लेती हैं। खाना खाकर गंगा जी ईश्वर का धन्यवाद करती हैं और खाट पर लेट जाती हैं और बीती यादों में खो जाती हैं। गंगा और संजय जी की छोटी सी दुनिया थी। उनके परिवार में उनके माँ बाप और एक बेटा और एक बेटी थी। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। कुछ समय बाद एक कार एक्सीडेंट में संजय जी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उनके घर में उनकी बीवी और बेटा और एक बेटी ही थे। वक्त के साथ साथ जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी उन्होंने अच्छी जगह कर दी। अब गंगा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी करने के लिए लड़की की तलाश करने लगी। कुछ समय बाद उनकी तलाश पूरी हुई। उन्हें एक सुशील पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिली। उसी से उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू के आते ही उनकी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। उम्र के साथ साथ गंगा जी से अब घर के काम नहीं होते थे, इसलिए वह अब काम नहीं कर पाती थी। वह अपने बहू पर ही निर्भर हो गई थी। एक दिन गंगा जी और संजय जी अपने कमरे में बेड पर बैठे बहू के चाय नाश्ते लाने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बहू ने उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। अभी गंगा जी अपने कमरे में बैठी अपनी बहू को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, बहू ज्योति, नाश्ता बन गया क्या? अगर बन गया हो तो मुझे और अपने बाबूजी को भी थोड़ा सा दे दो। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। रात को भी ढंग से खाना न खाने की वजह से सुबह से ही जी मचला रहा है। बहू, भूख के मारे मुझे तो चक्कर भी आ रहे हैं। जल्दी से जो भी नाश्ता बना हो खाने को दे दो। बहू आती है, 4 ब्रेड और 2 कप चाय लाकर सास ससुर के आगे दे जाती है। ब्रेड देखकर दोनों की आंखों
आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ब्रेड एकदम सूखी हुई थी और बासी लग रही थी, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने वही ब्रेड डुबोकर खा ली। गंगा जी को आंखों से कम दिखाई देता था क्योंकि उन्हें मोतियाबिंद हो गया था, ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन बेटा बहू अपनी माँ पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहते थे। तो ऑपरेशन तो दूर की बात थी, अब सुबह से दोपहर हो गई, अब खाने का वक्त आया। तब गंगा जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई और कहा, बहू आज खाने में क्या बनाया है। तब बहू आई और बोली, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तब गंगा जी बोली कि तुमने दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाई। बहू तुम्हें तो पता है मेरे दांत में दर्द है, मुझसे पराठे खाए नहीं जाएंगे, और तुम्हारे पिताजी का तो वैसे भी पेट खराब रहता है और सुबह ब्रेड चाय पीने की वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही थी। अगर तुम उनके लिए दलिया बना देती तो उसे खाकर उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता। मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तो बहू ने कहा, मैं क्या तुम लोगों की बावर्ची हूँ जो तुम्हारे लिए दिन भर खाना बनाती रहूं। जो बनाया है चुपचाप खा लो, नहीं तो भूखे रहो। आज यश भी टिफिन में पराठे लेकर गया है और आपका बेटा भी टिफिन में पराठे और दही लेकर गए हैं। जब देखो तब नखरे दिखाते रहते हैं, यह नहीं खाना वह नहीं खाना। जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो, वरना यह भी ले जाऊंगी। और बाहर एक कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुन रहे हो ना, अगर इन्हें खिला दूंगी तो बेचारे बहुत ही अच्छे से खाएंगे, फिर पड़े रहना दोनों भूखे। बेचारी गंगा जी और संजय जी मन मार कर वही पराठे खाने लगते हैं। जब शाम हुई तब बेटा ऑफिस से घर आया। उन्होंने कमरे से अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी तो गंगा जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बहू से कह दो सुबह दलिया नहीं बनाई तो कम से कम शाम को ही बना दे, तुम्हारे पिताजी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। अगर वह दलिया नहीं बनाना चाहती तो 1 गिलास दूध ही दे दे, उसे पीकर तुम्हारे पिताजी सो जाएंगे तो सुबह तक उनका पेट सही हो जाएगा। तो उनका बेटा सागर अपने पिताजी पर थोड़ी दया दिखाते हुए रसोई में जाता है और दूध को 1 गिलास में डालकर लाता है। तभी उसकी पत्नी ज्योति वहां आती है। गर्म दूध करके ले जा रहे हो। वह दूध का गिलास अपने पति के हाथों से छीन लेती है और कहती है, आप उस बूढ़े को इतना गाढ़ा दूध पिलाओगे तो कल को उसका पेट खराब हो जाएगा। इस उम्र में हल्का खाना ही अच्छा रहता है। अगर कहीं बीमार पड़ गए तो फिर हमें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और डॉक्टर अच्छा खासा बिल बनाएगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खा लेते हैं, उन्हें तो अपनी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है। अगर तुम उनके प्यार में आकर उन्हें ज़्यादा खाना दे दोगे तो कल को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी, फिर देखना हमको ही पड़ेगा भारी। तभी ज्योति दूध का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से सारा दूध निकाल देती है और उस 1 गिलास में थोड़ा सा दूध रहने देती है और 1 कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, यह दूध ले जाओ उस बुड्ढे के पास। पानी मिला हुआ दूध पीने से उनका पेट सही रहेगा। इतना गाढ़ा दूध तुम्हारे पिताजी पचा नहीं पाएंगे। सागर पानी मिला हुआ दूध का गिलास अपने पिता के सामने ले जाकर देता है। उसकी माँ देखती है पानी जैसा दूध उसका बेटा लेकर आया है। उस दूध को देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने पति को वह दूध पीने को कहती हैं। संजय जी दूध को पीकर सो जाते हैं। जब सुबह हुई उनका 8 साल का पोता उधर ही आंगन में अपने वीडियो गेम के साथ खेल रहा था और अपने हाथ में पकोड़ा लिए खा भी रहा था। तब उनके पोते ने जबरदस्ती अपनी दादी को 1 पकोड़ा देते हुए कहता है, दादी ये पकोड़ा खाओ, यह खाने में बहुत ही टेस्टी है, मेरा तो फेवरेट है। पकोड़े आपको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। गंगा जी अपने पोते को यह कहते हुए मना कर देती हैं, बेटा मैं यह नहीं खा सकती, इससे मेरे पेट में गैस बनने लगती है, तुम खा लो। लेकिन जब उनके पोते ने जिद करने लग जाता है तो गंगा जी 1 पकोड़ा अपने मुंह में डाल लेती हैं
उस पकोड़े का स्वाद ऐसे ले रही थीं जैसे बरसों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिला हो। इतने दिनों से उनके मुंह का स्वाद जो बिगड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें दुख हो रहा था कि उनके पति को वह स्वाद नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन उनका पोता अपनी दादी के मन की बात को समझ गया। वह तुरंत अपने दादाजी के पास गया और चुपके से एक पकोड़ा अपने दादाजी को देते हुए बोला, दादाजी आप यह पकोड़ा फटाफट खा लीजिए वरना मम्मी आ जाएंगी, बहुत डांट लगाएंगी। संजय जी अपने पोते की बात मानकर एक पकोड़ा उठा लेते हैं और खा लेते हैं। उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा था और उनका पोता तुरंत वहां से चला जाता है। एक दिन की बात थी जब संजय जी रात को खाना खाकर लेटे थे और बेटा बहू भी अपने कमरे में जाकर लेट चुके थे। तब रात में संजय जी के सीने में दर्द होने लगा। उन्हें हार्ट अटैक आ गया। गंगा जी तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ती हुई गई कि बेटा देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। लेकिन बेटा और बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे सोने नहीं देती हो, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा। गंगा जी अपने कमरे में आकर संजय जी को बेबस नज़रों से निहारती रह गई। तुरंत इलाज न मिलने के कारण संजय जी की उसी रात मौत हो गई। गंगा जी की जिंदगी में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। एक संजय ही थे जिससे वह अपने मन की बात कर लिया करती थी। दिन बीतते गए। उनकी बहू दिन पर दिन अपनी सास गंगा जी के साथ गलत व्यवहार करती थी। अब तो उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती थी। उन्हें अक्सर बासी खाना ही देती थी, जिसके कारण उनका पेट खराब हो जाता था। इस पर भी उनकी बहू कहती है, कितनी बार कहा है कम खाया करो, इसी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है। अब इनको दवाई दिलाओ, दवाई का खर्चा बढ़ा देती हैं। बहू के मुंह से खरी खोटी बातें सुनकर गंगा जी बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं, एक तो लाचार बुढ़ापा, दूसरा पति को मरे कुछ महीने ही बीते हैं, ऊपर से बहू के ताने जब देखो किसी न किसी बात पर मेरे ऊपर बरस पड़ती है। हे भगवान क्या करूं? इस नरक भरी जिंदगी से तो मुझे अपने पास ही बुला लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। यह जिंदगी भी कोई जिंदगी है? एक तो बुढ़ापे में भूख बहुत लगती है, ऊपर से बहू खाने के लिए कुछ देती भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो पूरी की पूरी नरक जैसी हो गई है। एक तो भूखे रहो, ऊपर से बहू की चार बातें भी सहो, और मेरे बेटे की बहू के आगे एक नहीं चलती। वह तो खुद ही अपनी बीवी से डरता फिरता है, तो मेरे लिए क्या बोलेगा। जब सागर पैदा हुआ था तो उसके पापा कितने खुश थे, हमेशा कहते थे, देखना गंगा तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनकर तुम्हारी पूरी जिंदगी सेवा करेगा। मैं भी उनकी बातों को सुनकर हमेशा खुश हो जाती थी। चलो बेटा है तो बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा, फिर जब सागर बड़ा हो जाएगा और बहू घर में आ जाएगी, मेरी सेवा करेगी। बहू आ जाएगी तो वह भी घर गृहस्थी का काम संभाल लेगी। लेकिन हमारे खुशहाल गृहस्थी को पता नहीं किसी की नज़र लग गई। उन्हें क्या पता था उनकी बहू उन्हें एक एक दाने के लिए तरसा देगी, रोटी के एक एक टुकड़े को उन्हें तरसना पड़ेगा। अब उनका बेटा तो जैसे पूरा ही बदल गया। बेटा मेरा ना होकर बस अपनी पत्नी का पति बनकर ही रह गया था, जैसे पूरा का पूरा जोरों का गुलाम बन चुका था। उसे अपनी माँ के प्रति जरा भी दया नहीं आती थी। उसे अपनी माँ के दुख सुख से कोई भी लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी जो कह देती वह वही सुनता और वही करता। उसका अपना दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की ही सुनता था और उसके ही इशारों पर नाचता था। फिर बहू चाहे सही बोले या गलत, पलट कर कभी भी एक बार नहीं कहता था कि तुम मेरी माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो, तुम मेरी माँ के संग ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी है, मैं बचपन से ही जानता हूँ मेरी माँ बहुत अच्छी है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता था। अब तो यह
यह हालत हो गई थी कि धीरे धीरे बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। खेती बाड़ी और पति के पेंशन से जो भी पैसा आता था वह भी अपने पास ही रखती थी। मुझे दवाइयों के खर्च के लिए भी पैसे नहीं देती थी। अब मेरे पास ना तो दवाई खरीदने के लिए पैसे होते थे और ना ही अपनी ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदने के लिए। मेरी कमर में हमेशा बहुत दर्द रहता था, जिसके लिए डॉक्टर ने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। और बहू अपनी मनमानी ही चलाती थी। गंगा जी को इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रही थी, जिसके कारण दिन पर दिन उनका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। ज्योति को तो यही लगता था कि वह अपनी सास के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, वह उसका क्या बिगाड़ लेंगी। धीरे धीरे करके उसने उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और मेरा बेटा चुपचाप बहू की करतूत को देखता रहता है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन सबके सामने जो बहू ऐसे जताती है जैसे मेरा कितना ख्याल रखती हो, उसको मेरी बहुत चिंता है। एक बार मेरे मायके से मेरे भैया और भाभी आए थे, तो मेरी बहू ने तो ऐसे स्वागत सत्कार किया जैसे उससे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो। अपनी सास से बढ़कर उसको कोई पूजने ना हो। सासू माँ ये खा लो, सासू माँ वह खा लो, सुबह से लेकर शाम तक दिखावा ही दिखावा करती रहती थी, जिससे सबको यह लगने लगा कि वह मेरी बहुत कदर करती है। मेरी फटी हुई साड़ी को उसने अपने पास रख लिया और कहा, माँ जी आप मेरी साड़ी पहन लीजिए, आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे अपनी साड़ी पहना देती थी। मुझे लगा कि मेरी बहू ने सच में मुझे साड़ी दे दी है, लेकिन मुझे क्या पता था बहू तो मेरे मायके वालों के सामने यह सब दिखावा कर रही थी कि वह मुझे बहुत अच्छे से पहना कर और खिला कर रखती है। मेरी भाभी एक दिन मेरे पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी मेरी बहू दिखावे के लिए नीचे ज़मीन पर बैठकर मेरे पैर दबाने लगी, जिससे मेरी भाभी को लगने लगा कि मेरी ननद की तो घर में बहुत सेवा होती है। आपकी बहू आपकी कितनी सेवा करती है दीदी, अब हमारी तो सारी चिंता ही खत्म हो गई। अरे चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी आपको ऐसी बहू नहीं मिलती जो अपनी सास की इतनी सेवा करती है, जो आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने ओढ़ने तक का इतना ध्यान रखती है। दीदी आपकी बहू तो सच में पूरी की पूरी अन्नपूर्णा है। लेकिन मेरी भाभी को क्या पता था कि मेरी बहू सिर्फ उनके आगे दिखावा कर रही है। वह तो मुझे एक एक पैसे के लिए भी तरसा देती है, अरे एक एक रोटी के लिए भी तरसा देती है। गंगा जी के भैया और भाभी उनके खाने के लिए कुछ फल फ्रूट और मेवा लेकर आए थे कि अरे मेरी बहन के खाने पीने के लिए हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही गंगा जी के भैया और भाभी चले गए, उनकी बहू आकर के फल फ्रूट और मेवा उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें इन्हें फल खाने की क्या ज़रूरत है। अरे फल खाकर कौन सा तुम ज़्यादा जीना चाहती हो, कौन सा तुमको कमाई करनी है। अरे घर में बैठी बैठी बस चारपाई ही तोड़ती रहती हो, जो 2 रोटी मिल रही हैं वही खाती रहो, तुम्हें फल और मेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर गंगा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। अपनी आंखों के आंसू को अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछती हुई सोच रही थी कि बहू कुछ ढंग का खाने को देती नहीं है। अगर मेरे मायके वाले कुछ लेकर भी आते हैं तो बहू उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। बेटे से भी क्या कहूँ, वह तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। घर में गंगा जी का पोता दिन भर घर में रहकर अपनी माँ और अपनी दादी की बातों को सुनता रहता था और देखता रहता था कि माँ दादी के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही थी। गंगा जी का पोता यश अब इतना छोटा भी नहीं था कि इन सारी बातों को समझ ना पाए। अपनी दादी को बहुत
बहुत प्यार करता था। अपनी दादी को इस तरह से जब भी देखता है तो उसे बहुत ही दुख होता और तकलीफ होती है। उसको बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी मम्मी से हमेशा कहता है, मम्मी आप दादी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? उनको हमारी तरह अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए क्यों नहीं देती हो? उनका भी तो मन करता होगा ना अच्छा खाने का। तभी ज्योति उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, चुप कर दादी के चमचे, ज़्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और सुन, तुझे ये उल्टी सीधी पट्टी उस बुढ़िया ने ही सिखाई है ना? बुढ़िया के पास बैठ बैठ कर बुढ़िया की जुबान बोलने लग गया है। आज से तेरा उस बुढ़िया के पास बैठना उठना बिल्कुल बंद कर दूंगी। चल जा अपने कमरे में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा मुझसे जुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुझे भी अपने से दूर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दूंगी। बेचारा यश माँ की डांट खाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसकी मम्मी अपने कमरे में सोई हुई थी। दोपहर का समय था। वह चुपचाप से अपनी दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि उसकी दादी सो रही है या जाग रही है, और धीरे धीरे से अपनी दादी को हिलाते हुए पूछता है, दादी आप सो रही हो क्या? तब तक गंगा जी ने कहा, नहीं बेटा, बस ऐसे ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी, और उसे अपने पास बिठा लेती है। यश अपनी दादी के पास उधर ही चारपाई पर बैठ जाता है और कहता है, दादी आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आगे करो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। तो गंगा जी बोली, बेटा अगर तेरी माँ ने देख लिया तो तेरी पिटाई कर देगी, इसलिए तू जो भी लाया है उसे वापस ले जा, मुझे कुछ नहीं खाना है। यश बोला, दादी मम्मी अभी अपने कमरे में सो रही है, मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ। आज मम्मी ने सुबह खाने में खीर बनाई थी, आपको खीर बहुत पसंद है ना? मैं आपके लिए एक कटोरी छुपा कर लेकर आया हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूँ, आप जल्दी जल्दी खा लो, वरना मम्मी देख लेंगी तो हम दोनों की खैर नहीं। आज तो गंगा जी अपने पोते की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर उसको कस कर गले लगा लेती हैं और कहती है, बेटा मैं इस तरह से चोरी छुपे खाना नहीं खा पाऊंगी। अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ साथ तुझे भी मारेगी, तो मुझे मार खाते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए तो इन सारी चीज़ों को ले जा, मुझे नहीं खाना। यश खीर की कटोरी लेकर फिर से किचन में रख देता है, लेकिन वह अपनी दादी के लिए बहुत परेशान रहता है कि ऐसा क्या करे जिससे मम्मी के सामने ही वह अपनी दादी को अच्छी अच्छी चीज़ खिला सके और मम्मी कुछ भी ना कर पाए। एक दिन यश की मामी उसके घर आती हैं क्योंकि आज यश का जन्मदिन था। यश के जन्मदिन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी, पर उसकी मम्मी ने अपने मायके वालों को बुलाया था। ज्योति ने अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत सारी मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए थे। जन्मदिन की सारी तैयारियाँ धूमधाम से चल रही थी। सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। जब केक काटने की बारी आती है, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ था। यश जाता है और कमरे में से अपनी दादी को लेकर आता है तो उसकी माँ कहती है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहीं आ सकती। लेकिन यश नहीं मानता। वह अपनी दादी के कमरे में जाता है और वह देखता है दादी अकेले कमरे में बैठी हुई है। यश अपनी दादी का हाथ पकड़कर अपनी जन्मदिन की पार्टी में ले जाता है। यह देखकर उसकी मम्मी का मुंह बन जाता है। यश दादी को अपने पास में ही खड़ा कर लेता है और केक काट कर सबसे पहले अपनी दादी को खिलाता है और उसकी मम्मी गुस्सा होकर कहती हैं, तुम्हें पता है ना, दादी को मीठा खाने से उनका पेट खराब हो जाता है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? दादी को मीठा नहीं देना है, इतनी बार मना किया है तुमको, दादी को कुछ भी उल्टा सीधा मत खिलाया करो।
और ज्योति गुस्से में अपनी सास गंगा जी का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पार्टी वाली जगह से बाहर ले जाकर उनके कमरे में बैठा देती है और कहती है, यश अगर तुम्हें लेने भी आए तो भी बाहर मत आना, वरना आज के बाद मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी इस चटोरी जीभ के चक्कर में अब मेरा बेटा मुझसे जुबान लड़ाने लगा है। चुपचाप यहीं पर बैठी रहना, अभी किचन में जाकर देखती हूँ, कल का कुछ बचा हुआ होगा तो तुझे लाकर देती हूँ। तभी ज्योति रात की बची हुई रोटी और गुड़ के साथ दे देती है। यह देख गंगा जी के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। यही सोच रही थी, उनका ही घर उनके ही पति ने मेहनत से बनाया है, सब कुछ तो उनके पति का ही है, खेती बाड़ी भी उनके पति की ही खरीदी थी, सब कुछ मेरे पति का होते हुए भी आज बहू खाने पीने के लिए भी तरसा रही है। घर में 56 तरह के व्यंजन बने हैं, फिर भी बासी रोटी ही खिला रही है। यही सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी पीछे से यश आता है और कहता है, मम्मी दादी यह बासी रोटी नहीं खाएगी, आज मेरा जन्मदिन है और दादी वही खाएगी जो मेरी जन्मदिन की पार्टी में बना है, वरना मैं भी यही खाऊंगा जो दादी खा रही है। और दादी का अगर पेट खराब होगा मैं डॉक्टर को बुला लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा खाना खाने से दादी का पेट खराब होता है कि नहीं। आप हमेशा मुझसे झूठ कहती हो कि दादी का पेट खराब हो जाता है। अगर दादी को खाना खाने को ही नहीं दोगी तो पेट तो खराब होगा ही ना। अरे इन बासी रोटियों से क्या दादी का पेट भरता है। हम सब वहाँ बैठकर अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे और दादी यहाँ रात की बची हुई बासी रोटी खाएगी। और यह घर आपसे पहले मेरी दादी का है और यह सब कुछ मेरे दादाजी का है, सब कुछ दादा और दादी का ही है, तो उन्हीं को एक एक रोटी को तरसाती हो। वह छोटा बच्चा आज 10 साल का हुआ है। उसकी बातों को सुनकर पार्टी में आए सभी उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। यश बोला, मम्मी मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इन सारी चीज़ों को समझ ना सकूँ। अगर आप मेरी दादी को ज़्यादा परेशान करोगी तो मैं आपकी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। मैंने देखा है टीवी में जब कोई किसी को ज़्यादा परेशान करता है तो उसकी पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। और आप तो मेरी दादी को दिन रात कितना परेशान करती हो। और हाँ, मैं पढ़ लिख कर एक बार बड़ा हो जाऊं, फिर अपनी दादी को लेकर आप लोगों से बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, जहाँ उन्हें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उनकी जो मर्जी में आएगा फिर वही करेंगे। तभी ज्योति के मायके वाले भी यश के मुंह से यह सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। जब उन्हें ज्योति की सारी सच्चाई पता चलती है तो वह अपनी ननद ज्योति को बहुत खरी खोटी सुनाती है। ज्योति की भाभी कहती हैं, दीदी अगर मैं भी आपकी माँ के संग ऐसा ही करूं तो आपको कैसा लगेगा। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है जो अपनी माँ समान सास के साथ इतना गलत व्यवहार करे। आपको तो अपनी सास का सहारा बनना चाहिए था। अरे इस छोटे से बच्चे को समझ आ गया कि उस बूढ़ी औरत की क्या इच्छाएं हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं समझ पाई कि वह भी एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है जिन्हें आप रात की बची हुई बासी रोटियां खिलाती हैं और यह खाने को देती हैं। अरे जिसकी बदौलत आप इतने ठाट बाट से रह रही हो, उन्हीं के घर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा रही हो। अरे धिक्कार है आप पर। आज आपके छोटे से बेटे ने हम सब की आंखें खोल दी। देखना एक दिन आप बहुत पछताओगी। सोचो कल को यश जब बड़ा होकर आपके संग ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। अपनी भाभी और बेटे की बात सुनकर शर्म से आंखें नीचे झुका लेती है और अपने किए पर बहुत
शर्मिंदा होती है। शायद उससे आज समझ में आ चुका था कि अभी तक जो भी कर रही थी वह सब कुछ गलत कर रही थी, और उस जगह पर जब वह खुद को रखती है कि अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगी। ज्योति उनसे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी आपके संग ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। आपको जो भी पसंद होगा वही मैं आपको बना बना कर खाने के लिए दूँगी। मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी सेवा करने का। आज मेरे ही बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे बेटे तो बड़ा होकर अपनी दादी को लेकर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। बोलना अपनी दादी को कि मुझे माफ़ कर दे। तेरी दादी तो तेरी हर बार मानती है ना। मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए तेरी दादी की सेवा करने का। तभी गंगा जी ज्योति को माफ़ कर देती हैं और कहती हैं, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे अपने पोते से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं है। अगर मैं तुझे सज़ा दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने पोते को सज़ा दूंगी। कहते हैं माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखो, उनकी खूब सेवा करो, क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी ज्योति जल्दी से अंदर जाकर गंगा जी की पसंद की खीर लेकर आई, उन्हें खिलाती है। तभी उनका पोता कहता है, दादी खीर खा लो, आपकी पसंद की खीर है, इसे खाने के लिए दांत की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत पसंद है ना। तब से ज्योति अपनी सास की सेवा दिल से करती थी, और अब गंगा जी का बेटा भी अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है, माँ हो सके तो मुझे भी माफ़ कर देना, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया है। गंगा जी अपने बेटे को माफ़ करते हुए गले से लगा लेती हैं। इतने में उनका पोता कहता है, दादी अपने बेटे से ही प्यार करती रहोगी, मुझे नहीं गले लगाओगी। तब गंगा जी हंसती हैं और अपने पोते को गले से लगा लेती हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।